हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स करेंगे जो जिनसे हर बार क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो। और जो ये वीडियो है ये सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। पहले हम टैग वर्ड्स करेंगे और बाद में इनके जो क्वेश्चंस हैं इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो ये वर्ड करते हैं हम सारे ही एक बार, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों ही देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ ही, ओनली। फर्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ ही, ओनली। मतलब हमें अगर कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड दिख जाए केवल या मात्र, सिर्फ, ओनली, ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब कि जैसे हम कहें कि बच्चों के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान रखना हो। हमें बच्चों को जब हम टीच करते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो अगर उनके कुछ ही पक्षों पर हम ध्यान रखें केवल, तो अगर हमें हर बच्चों के ऑल ओवर एक्सपेक्ट को लेके चलना होता है, हमें उनके सारे पक्षों को ध्यान में रखना होता है। तो अगर कहीं केवल वर्ड यूज होता है तो नेगेटिव वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव बात पूछ रखी हो और नेगेटिव ही ऑप्शन दे रखा हो तो वहाँ हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव पूछ रखा हो, क्वेश्चन में पॉजिटिव बात पूछ रखी हो और नेगेटिव वर्ड दे रखा हो तो फिर वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, केवल, मात्र, सिर्फ, ये, ठीक है। फिर आगे है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग है ये। तो जैसे हमें पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए भी थे, तो अगर कहीं क्वेश्चन में बच्चों को हमें कुछ भी मेमोराइजेशन नहीं करवाना, क्रैमिंग नहीं करवानी है, उनको समझाना है अच्छे से। अलग अलग गतिविधियां करवा के उनको बाहरी जीवन से जोड़ के, पाठ्यपुस्तक है या जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उनको उससे बाहर के जीवन से जोड़ना है। फिर हमें उनको पढ़ाना है। कुछ भी बात उनको रटवानी नहीं है, याद नहीं करवानी, कंठस्थ नहीं करवानी, मेमोराइजेशन नहीं करवाना है उनको, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है। पहले हम सारे नेगेटिव वर्ड कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव वर्ड करेंगे। नेक्स्ट है दंड, सजा, पनिशमेंट, समस्या। दंड, सजा, अगर ये मतलब कि हमें बच्चों को अगर मान लो वो मिस्टेक करता है, कोई गलतियां करता है, तो हमें उनको दंड, पनिशमेंट नहीं देनी है। समस्या, उनकी समस्या का समाधान करना है। अगर उनकी समस्या का समाधान ना करें तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। उनको हतोत्साहित नहीं करना है। उनकी बच्चों के सामने हमें उनको कुछ बुरा फील नहीं करवाना, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है सारे ही। दंड, सजा, समस्या, बर्डन, बच्चों पे बर्डन नहीं डालना, हमें उनको हतोत्साहित नहीं करना, उनको प्रोत्साहित करना होता है। तो अगर ये हमें क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड दिखते हैं तो वहाँ अगर नेगेटिव बात पूछ रखी हो तो ये आंसर हमारे ठीक हो जाएंगे। फिर ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षण हमारा होता है वो हमें पाठ्यपुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं रखना, हमें बाल केंद्रित रखना होता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के हमें उनको पढ़ाना होता है। तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित हमें शिक्षण नहीं करवाना, हमें उनको और अलग अलग गतिविधियां करवा के, पाठ्यपुस्तक के अलावा अलग अलग गतिविधियां करवा के फिर हमें उनको शिक्षा देनी है। तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित आए क्वेश्चन में तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षण हम करवाते हैं, जो अध्ययन हम करवाते हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए में रखे। नेक्स्ट है खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। हमें बच्चों को खाली स्लेट की जैसे नहीं समझना कि बच्चों को कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं समझना कि बच्चों को कुछ नहीं आता, वो थोड़ा बहुत सीख के आते हैं पहले से ही। तो हमें अगर कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, तो ये नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। तो हमें बच्चों को शिक्षा उनके रोजगार के लिए या उनके व्यवसाय के लिए या ताकि ऐसे नहीं देनी कि ताकि उनको अच्छे अंक प्राप्त हों, ग्रेड के लिए ऐसी शिक्षा हमें नहीं देनी। बच्चों को शिक्षा हमें उनके व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए या उनको अच्छे से ज़्यादा अंक प्राप्त हों, इसके लिए हमें, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, हमारा टीचिंग का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों, ठीक है। तो अगर ये हमें दिखते हैं क्वेश्चन में, ये वर्ड दिखते थे, सारे नेगेटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली। अगर क्वेश्चन में टेक्निकल टर्म्स यूज हो, साइंटिफिक टर्म्स यूज हो तो ये सारे नेगेटिव वर्ड है। कल हमने क्वेश्चन किए भी थे, जैसे ये सारे वर्ड यूज हो रहे थे वहाँ। नेक्स्ट है सीमित, लिमिटेड। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ एक जो शिक्षिका है वो क्वेश्चन पूछ रही है, पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो फिर अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे कि वो क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, ताकि बच्चों का चिंतन सीमित किया जा सके। तो ये नेगेटिव हो गया है ना। हमें उनका चिंतन सीमित नहीं करना था, वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, हमें बच्चों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सीमित नहीं करना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल, नियंत्रण करना। हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, नियंत्रण नहीं करना उन पे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है
लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वलिटी, हमें भेदभाव नहीं करना बच्चों में कि केवल लड़के ही मैथ्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़कियों को कुछ नहीं आता। हमें लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग नहीं करना कि किसी ग्रुप में सिर्फ लड़के होने चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए, या फिर लड़कियां ही ज़्यादा काम करती हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते। हमें जेंडर वाइज नहीं करना, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में या ऑप्शन में जेंडर वाइज आए तो वो नेगेटिव वर्ड होगा, फिर हमें सभी को समान लेके चलना है। नेक्स्ट है बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना, बच्चों के विचारों को उनकी मातृभाषा या फिर वो जो गलतियां करते हैं उनको महत्व ना दे, तो ये गलत होगा। हमें बच्चों के विचारों को महत्व देना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो उनको जैसे हम कोई अगर चैप्टर करवा रहे हैं तो बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों की राय लेनी चाहिए उसके बारे में, हमें उनके विचारों को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है निष्क्रिय, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि बच्चे निष्क्रिय हैं, हमें उनको एक्टिव बनाना होता है कि अगर जो टीचर है वही बोलता रहे सिर्फ और बच्चे सिर्फ पैसिव निष्क्रिय पोजीशन में बैठे रहें, टीचर को सुनते रहें बस, हमें ऐसा नहीं, हमें बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है, उनकी पोजीशन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों में भाग लें, ठीक है। तो ये सारे अगर ये वर्ड आते हैं सारे नेगेटिव वर्ड है। अब हम पॉजिटिव वर्ड करते हैं। फर्स्ट है सर्वांगीण विकास। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में, ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में देखना होता है, केवल कुछ ही पक्षों को ध्यान में नहीं रखना होता, उसके पूरे विकास के बारे में हमें देखना होता है। नेक्स्ट है करके सीखना, जितना ज़्यादा बच्चा अपने हाथ से करके सीखेगा, हस्तप्रक अनुभव उतना ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे जितना ज़्यादा अपने हाथ से करके कुछ क्रियाकलाप करेंगे तो वो ज़्यादा सबसे अच्छा होगा, वो करके सीखते हैं ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ भी। आगे है सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। अगर ये वर्ड आते हैं सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी भी कोई भी काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगर वो गलतियां करते हैं तो ये नहीं कि हम उनको डांट दें। नेक्स्ट है जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहें कि और क्वेश्चन पूछो। अगर वो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हमें उनका अच्छे से जवाब देना चाहिए, ताकि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े कि हमें और क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में उनकी जिज्ञासा और बढ़े कि इस चीज़ के बारे में मुझे और जानना है। तो ये अगर वर्ड आते हैं तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। ये पॉजिटिव वर्ड हैं सारे। जो कक्षा में हमें लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक ये वातावरण माहौल मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों को, तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मैंने बताया था जैसे कि हमें हर तरह के बच्चों को एक समान समझना है, एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाए, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें किसी को अलग नहीं किया कि कुछ बच्चों को अलग कर दिया, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास लगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास लगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है समावेशी शिक्षा। अगर सभी तरह के बच्चों को एक क्लासरूम में शिक्षा दी जा रही है तो ये समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट है संसाधन, रिसोर्सेज। जैसे बच्चों की मातृभाषा है वो एक संसाधन या रिसोर्स का काम करेगी कि हमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, वो तब बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो संसाधन है वो बच्चों की मातृभाषा एक रिसोर्स का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जैसे जो भाषा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होती है। जैसे हिंदी अगर किसी बच्चे की मातृभाषा है तो हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को उसी में जिस भाषा में पढ़ने चाहते हैं, जो भी बच्चों की भाषा हो उसी में हमें उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उसमें बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत या जो भी भाषा है वो। तो अगर ये वर्ड आते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं सारे। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, हमें बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। केवल टीचर बोलता रहे और बच्चे सुनते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखकर, हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता। और फिर आगे है वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये तो एनसीईआरटी में भी कह रखा है, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। हमें बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो हम अध्ययन करवाते हैं, वो उनके दैनिक जीवन से जोड़कर, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये होता है, बच्चों को उनकी बाहर के जीवन से, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड थे। कुछ नेगेटिव वर्ड किए हमने, कुछ पॉजिटिव। अगर ये वर्ड हम करते हैं क्वेश्चन हमारे सारे इजीली हो जाते हैं फिर, ठीक है। अब हर वर्ड्स के साथ इनके क्वेश्चंस करते हैं। तर सिर्फ अगर ये वर्ड हमें दिखते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है, ओनली आ जाए या फिर कहीं बच्चे को पनिशमेंट देने की बात की जाए, दंड, सजा, तो ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखो इसमें प्रोत्साहित करना मतलब कि हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। इसमें जो भी ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा था अभी अभी जो ये वर्ड था नेगेटिव वर्ड, वो रिजेक्ट करना है। केवल देखा था और पनिशमेंट, तो वो इसमें अगर मिलेगा तो वो नेगेटिव वर्ड है। तो देखो फर्स्ट है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ये एक नेगेटिव है, सेंटेंस है। क्योंकि अगर बच्चे को हम बात बात पर उनको प्राइज देते रहेंगे, पुरस्कार देते रहेंगे, तो फिर उनको लोभ आ जाएगा। ठीक है, वो उसी लोभ के कारण फिर आगे काम करेंगे, तो ये नेगेटिव है। सेकंड है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, केवल आ गया वर्ड मतलब नेगेटिव हो गया। थर्ड है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया, क्योंकि हमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी, तो दंडित करना नेगेटिव हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, देखो प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये पॉजिटिव है ना। बच्चों को प्रोत्साहित करना, तो ये पॉजिटिव है। तो जो टीचर है वो बच्चों को समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे नेगेटिव थे, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें देखना था जो पॉजिटिव आंसर मिलेगा वो। तो फोर्थ ऑप्शन इसका पॉजिटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेगेटिव है, पुस्तक केंद्रित या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड और शिक्षक केंद्रित। ये हमने देखा था कि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। पुस्तक केंद्रित, कहीं अगर बात की जाए पुस्तक केंद्रित हो जो शिक्षण है, या फिर शिक्षक केंद्रित हो, ये नेगेटिव होगा। और जो हमारा शिक्षण है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर। बच्चे को ध्यान में रखकर हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए कि बच्चे किस लेवल के हैं, उन्हीं के सभी बच्चों को समान लेकर उनको ध्यान में रखकर फिर हमें पढ़ाना है उनको, बच्चों को। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इन चारों में से हमें एक चूज करना है। तो फर्स्ट है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सेकंड है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। थर्ड है, रटने को प्रोत्साहित करके। और फोर्थ है, अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो देखो यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो, अगर शिक्षण तकनीकी वर्ड नेगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। और ये है रटने को प्रोत्साहित करके, रटना हो गया, तो रटना भी एक नेगेटिव है, क्रैमिंग करना, बच्चों को हमें याद नहीं करवाना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर ये है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो ये भी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी नेगेटिव है। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो क्या है, बाल केंद्रित। जो शिक्षा है वो हमारी क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नेगेटिव वर्ड है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग या क्रैमिंग कहें हम, तो ये एक नेगेटिव। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं ये दिखते हैं, ये वर्ड रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये वर्ड दिखते हैं, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें नेगेटिव बात ही पूछी हो फिर तो ये आंसर ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बात पॉजिटिव पूछी हो फिर अगर ये ऑप्शन आते हैं तो ये हम गलत कर देंगे, फिर वहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे ये ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मतलब बच्चों को लर्निंग के लिए किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। सेकंड है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। थर्ड है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। और फोर्थ है, बच्चे को दंड देकर। तो यहाँ अगर हम देखें, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर, दंड देना पनिशमेंट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि हमें बच्चों को कुछ भी चीज़ याद नहीं करवानी, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम बच्चे जिस लेवल के हैं उससे आसान उनको कार्य देंगे तो फिर बच्चे उससे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। उनका जो लेवल है उससे कम लेवल के अगर हम उनसे कोई भी काम करवाएं, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो फिर वो उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, उनके जो गोल है, उनके जो लक्ष्य हैं, उन पे फोकस करके। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है खाली स्लेट, कोरी पटियां या ब्लैंक पेपर। कोई भी बच्चा उसको हमें ये नहीं समझना है कि वो खाली स्लेट या कोरे कागज के समान है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जब स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सीख के आता है, कम से कम एटलीस्ट उसकी मातृभाषा तो उसके साथ होती है, अपनी मातृभाषा को तो सीख के ही आता है, और समाज से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो उसको मिलता है, वो कुछ सीख के आता है। जब फर्स्ट टाइम बच्चे स्कूल में आता है तो उसके पास एटलीस्ट अपनी मातृभाषा तो होती है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खाली स्लेट है, कोरा कागज है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड दिखता है तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड।
क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। फर्स्ट है खाली स्लोटों के रूप में, सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में हर साल, और फोर्थ है हर साल और फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इसमें अगर देखें फर्स्ट है खाली स्लेटों के रूप में, ये नेगेटिव वर्ड हो गया क्योंकि हमें बच्चे को खाली स्लेट नहीं समझना है, कोरा कागज ये हमें नहीं समझना है। सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, मतलब बच्चे छोटे हैं लेकिन ज्ञान उनमें बड़ों जैसा होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा फिर तो। थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बच्चे निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि बच्चे सक्रिय होने चाहिए, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करें किसी भी चीज़ में। अगर क्लास में बैठे तो आप उनकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, सक्रिय एक्टिव पोजीशन में होनी चाहिए वो, तो ये निष्क्रिय हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, प्रश्न पूछना। अगर ये वर्ड हमें दिखते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो, उसको शांत करने की कोशिश की जाए। जो बच्चा प्रश्न पूछता है हम उनका अच्छे से जवाब दें, प्रश्न पूछ रहे हैं उनका अच्छे से जवाब दें, तो ये पॉजिटिव है। जहाँ भी ये वर्ड आएंगे तो ये वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सेकंड है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। थर्ड है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, और फोर्थ है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड हैं, किस प्रकार, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम देखें तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु हो, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, क्यूरियोसिटी होगी उनमें, तभी तो वो प्रश्न पूछेंगे। उनमें किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छा होगी तभी तो वो प्रश्न पूछेंगे, मतलब वो अंदर से मोटिवेट है कि हमें इस चीज़ के बारे में और कुछ जानना है, ठीक है, तभी तो कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। सेकंड है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते, तो इससे तो कोई मोटिवेट नहीं मिलेगा बच्चों को कि वो स्कूल में वर्दी पहन के आए। थर्ड है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट लग रहा है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे मतलब वो अंदर से मोटिवेट है कि हमें जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब अंदर से मोटिवेट है, उसके बारे में और जानने के इच्छुक है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव वर्ड है ही। अगर कहीं हमें क्वेश्चन में ही दिखता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा। भाषा क्या है, इनमें से नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ही आ गया, नेगेटिव हो गया। सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है, गलत हो गया क्योंकि जो कोई भी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भाषा होती है वो तो जरूरी थोड़ी ना हम स्कूल में ही सीखें, बाहर से ही। पहले बच्चा तो अपनी मातृभाषा अपने घर से सीखता है ना, समाज से सीखता है, तो ही आ गया, गलत हो गया। सेकंड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और फोर्थ है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो इसमें भी ही आ गया, नेगेटिव हो गया। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड। अगर कहीं हमें प्रोत्साहित या इनकरेज दिख जाए तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, और अगर हमें हतोत्साहित या डिस्करेज, बच्चे को हतोत्साहित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। अगर प्रोत्साहित करें तो ये पॉजिटिव वर्ड है, और हतोत्साहित क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहभाग, अधिगम और समवयस्कों से सीखना। फर्स्ट है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, गलत हो गया क्योंकि निरुत्साहित आ गया, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो गलत हो गया ये। सेकंड है केवल कभी कभी, केवल आ गया, देखते ही कट कर देना है क्योंकि केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड, आगे में देखना ही नहीं है। थर्ड है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ये ठीक लग रहा है। और फोर्थ है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों का क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये गलत है ना। उनकी क्षमता के अनुसार उनको हम अलग अलग कर दें, उनकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बच्चों को किसी भी तरह से अलग अलग नहीं करना, उनको समान रूप से लेके चलना है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, सारे नेगेटिव वर्ड थे। तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमें ठीक दिख रहा है, सक्रिय रूप से उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना, सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है ना, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को अगर हम पढ़ाएं क्लासरूम में, तो जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको बच्चों के जो बाहरी जीवन, स्कूल से बाहरी जीवन है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के हमें उन्हें पढ़ाना है। तो अगर ये वर्ड हमें दिखता है वास्तविक जीवन से या दैनिक जीवन से, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, सेकंड है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, थर्ड है गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना और फोर्थ है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक या वर्कशीट देना। तो इसमें देखो, अगर हम देखें कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना नहीं, सेकंड है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना। यहाँ बच्चे देखो एक्टिव है ना। यहाँ अगर देखें बच्चों को बच्चे खुद कर रहे हैं, इसमें खोजबीन कर रहे हैं, हस्तचालकों को अपने हाथ से कुछ क्रिया करेंगे, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर कहीं बच्चे को हम उसके वास्तविक जीवन से, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, कि अगर हम बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाएं तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, जहाँ जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर बाइस्ड आए, कि मतलब बच्चों को अलग अलग समझना, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, या फिर बच्चे हैं क्लासरूम में तो कुछ बच्चों को अलग समझना, कुछ बच्चों को अलग समझना, तो जेंडर बाइस्ड है, मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग समझना, लड़के और लड़कियों को अलग अलग समझना, कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती। मैथ्स में सिर्फ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, लड़कियां नहीं होती। ठीक है, मतलब और उनको किसी भी आधार पे उनको अलग अलग बांट देना, कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना, कि बच्चे लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो जहां भी जेंडर बाइस्ड आए तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। जैसे कहें कि कोई लड़का रो रहा हो तो कहते हैं कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो ये भी एक जेंडर बाइस्ड हो गया, क्योंकि लड़के क्या रो नहीं सकते, है ना। तो क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखो क्वेश्चन वही आ गया कि क्लासरूम में जो टीचर होता है वो लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? जेंडर बाइस्ड हो गया, जेंडर पक्षपात, है ना, जेंडर बाइस हो गया। तो इस ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है बच्चे के विचार, मातृभाषा, मदर टंग। मतलब हम बच्चे की मातृभाषा को महत्व दें या बच्चे के विचारों को महत्व दें, तो जहां भी बच्चे के विचारों को महत्व दिया जाए या उसकी मातृभाषा को महत्व दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ये तो ठीक है कि बच्चा जो अपनी बात कह रहा है तो उसको बीच में बिना कुछ कहे उसको अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाए, उसको अपनी बात पूरी करनी दी जाए। ठीक है, तो उसका बीच में टोका नहीं जाए, जो भी अब बच्चा कह रहा है तो उसको पूरा बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है, जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए, तो ये तो ठीक है। सेकंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। गलत हो गया, क्योंकि अपनी भाषा जो उसकी मातृभाषा है उसको अमान्य नहीं करना, हमें उसको महत्व देना है। थर्ड है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, और फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो गलत पूछा था इसने, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो फर्स्ट ठीक था, बच्चों को बिना कुछ कहे, बिना उसको बीच में टोके उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। थर्ड था उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी ठीक है। फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन था उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर, गलत ही पूछा था, मैं गलत बताना था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है त्रुटियां, गलतियां, एरर, कि अगर हम बच्चे की गलतियां निकालते हैं तो वो पॉजिटिव है, हमें बच्चों की गलतियां निकालनी है। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा कोई गलती करे और हम उसकी गलतियों की तरफ ध्यान ही ना दें, हमें उसकी गलतियों की तरफ ध्यान देना है। अगर हम उसको उसकी गलती बताएंगे तभी तो वो उस गलती से कुछ सीखेगा। तो अगर ये वर्ड आते थे, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें बच्चों को अलग अलग नहीं करना कि जो गलतियां हैं उसके कारण उसे पता चले हमें कि ये बच्चा पास है या ये बच्चा फेल है। ठीक है, ये सीखने में हमारी मदद नहीं करती। जो बच्चों की गलतियों से हमें ये नहीं देखना कि ये बच्चा ठीक है या ये बच्चा गलत है, अनुत्तीर्ण है। सेकेंड है
यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है कि जो बच्चा है वो गलती करे तो अध्यापक उसे डांट दे, ये भी गलत है। थर्ड है, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और फोर्थ है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, गलत हो गया। तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ठीक दिख रहा है कि यह बच्चों को समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बच्चे अगर गलतियां करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर टीचर उसको उसकी गलती बताएगा तो अगली बार बच्चा उस गलती को कम करने की कोशिश करेगा और उस गलती से कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड है व्याख्या या व्याख्यान। अगर कहीं लेक्चर आए व्याख्या कि लेक्चर देना तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, और बच्चों को अवसर अपॉर्चुनिटी प्रदान करवाना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। फर्स्ट है एक व्याख्यान देकर, गलत। सेकंड है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। और फोर्थ है अन्वेषण व परिचर्चाओं के अवसर उपलब्ध करके। तो जो टीचर होता है वो बच्चों को किस प्रकार से समझ सकता है, किस प्रकार से उनकी अवधारणा को और डेवलप कर सकता है। तो ये व्याख्यान देकर, मतलब कि बच्चे जो अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनमें क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर जो उनकी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता है। तो लेक्चर देकर नहीं, बच्चे बोर हो जाएंगे अगर हम लेक्चर देंगे तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा के, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है। थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास करवा के, गलत। और फोर्थ है अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ये ठीक है कि बच्चों को अवसर देना, उनको आपस में चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए मौका देना। आपस में अगर वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव। अगर निष्क्रिय वर्ड आता है तो ये नेगेटिव वर्ड है, और अगर सक्रिय वर्ड आता है तो पॉजिटिव। मतलब एक्टिव पोजीशन जो होती है, एक्टिव, अगर बच्चे एक्टिव रहे क्लासरूम में तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर पैसिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। हमें इसमें से सही बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, गलत, निष्क्रिय आ गया। बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे अपने आप में वैज्ञानिक हैं, वो नई नई खोज कर सकते हैं। और फोर्थ है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, राइट है। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट गलत है इसका, बाकी सारे ठीक है, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, बी, सी और डी तीनों ही ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अगर ये वर्ड आते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव। हमें क्लासरूम में लोकतांत्रिक, ये वातावरण, ये माहौल बनाना है। ठीक है, ये माहौल होना चाहिए क्लासरूम में। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, अगर हमें ये वर्ड दिखते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है। प्रजातांत्रिक हमें डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देना है, वहाँ माहौल ऐसा ही बनाना है हमें। सेकंड है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य, गलत हो गया। अध्यापकों की जो टीचर्स होते हैं उनकी सहभागिता जरूरी होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड है कक्षा का नियंत्रित परिवेश, हमें बच्चों को कंट्रोल में करके नहीं रखना है। और फोर्थ है कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। हमें क्लास में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक माहौल बनाना है। ठीक है, बच्चों को अपनी बात करने का पूरा अवसर देना है, वो हर तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, इसमें हमें बताना कि जो स्व आकलन है, स्वयं का आकलन वो क्या है। इसमें से जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, सेकंड है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। थर्ड है सीखने के समान आकलन, और फोर्थ है सीखने का आकलन। पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं। जो सीखने के लिए आकलन है, देखो एक तो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले आकलन बच्चों का किया जाता है वो होता है सीखने के लिए आकलन, कि बच्चों को पहले से कितना आता है। जो टीचर होता है पहले वो ये देखता है कि मेरे पढ़ाने से पहले बच्चों को कितना आता है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले की प्रक्रिया है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सेकंड ये है असेसमेंट एज लर्निंग, और थर्ड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का मतलब है कि बच्चों ने कितना सीखा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाती है तब इस आकलन को किया जाता है कि बच्चों ने पढ़ाने के बाद कितना सीखा है। जैसे ईयर के एंड में और ईयर के मिड में जो हम एग्जाम लेते हैं बच्चों के, वो होते हैं, वो इसी प्रक्रिया के अंदर आते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा।
ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना सीखा, इसमें ये पहले होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले होता है ये आकलन। इसमें पहले ये देखा जाता है बच्चों को कितना आता है, और इसमें देखा जाता है कि पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना आया है, ठीक है। और एक है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो खुद अपना आकलन करता है, स्वयं आकलन करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्व आकलन। तो सीखने के समान आकलन क्या होता है, बच्चा खुद अपने आप का आकलन करता है कि जैसे मान लो उसने कोई बुक पढ़ी और फिर अपने फ्रेंड्स को कहे कि इसमें से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ, तो वो क्या होगा, वो बच्चा खुद अपना आकलन कर रहा है, अपने आप अपना आकलन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो जो स्व आकलन है, स्वयं का आकलन, वो क्या है, इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना था। तो क्या होगा, सीखने के समान आकलन, यही तो होता है स्व आकलन। बच्चा इसमें खुद अपने आप का आकलन करता है ना, अपने आप का चेक करता है कि उसको कितना आता है। तो स्व आकलन के लिए इसका ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें क्या क्या सिद्धांत थे, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी बच्चों के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये कहा गया था कि बच्चों को मेमोराइजेशन से दूर रखा जाना चाहिए, कि जो रटाफिकेशन है, क्रैमिंग है, वो बच्चों को नहीं करवाई जानी चाहिए। बच्चों को समझाकर एक कंसेप्ट क्लियर करवाने चाहिए, उनको समझाकर सारी बातें, गतिविधियां होनी चाहिए बच्चों के लिए, उनको अलग अलग अवसर देने चाहिए, और बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो उनकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी हम करवाएं, तो उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक को क्या करना है, उनको बच्चों को अपने उनके दैनिक जीवन या बाहरी जीवन, ठीक है, स्कूल के बाहरी जीवन से उनको जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था एनसीएफ 2005 में, ये कुछ बातें कही गई थी। और बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, उनको भयमुक्त प्रणाली देनी चाहिए कि, और अलग अलग अवसर देने चाहिए, सहयोग समूह में होना चाहिए शिक्षण, उचित वातावरण मिलना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें से कौन सा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव वर्ड हमें मिलेगा वो देख लेते हैं, जो नेगेटिव होगा वही इसका गलत आंसर हो जाएगा। जो पॉजिटिव वर्ड मिलेगा हमें वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। सेकंड है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तो ये गलत हो गया, एक तो समरण है ना, मेमोराइजेशन हो गया ये तो, है ना। तो हमें बच्चों को याद नहीं करवाना कुछ, उनको स्मरण नहीं करवाना, मेमोराइजेशन नहीं करवानी, क्रैमिंग नहीं करवानी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। थर्ड है कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये तो एनसीएफ में कहा गया है कि विद्यालय को उनको दैनिक जीवन या विद्यालय के बाहरी जीवन से बच्चों को जोड़ना है। फोर्थ है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। देखो ये वैसे ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसका कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, विद्यालय को उनको बाहरी जीवन से जोड़ना है। कक्षा अधिगम को जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में, तो उनको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ के फिर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल दे के ऐसे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें बता रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, मेमोराइजेशन से। और थर्ड है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है वही, उससे बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। फोर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, इनमें से एक को छोड़कर, किसी एक को छोड़कर बाकी सारी ईवीएस को पढ़ाने की विधियां हैं। तो उस एक का ही जो वो एक है वो हमें चूज करना है कि इस एक को छोड़ के बाकी सारी विधियां पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है निर्देशित खोज, थर्ड है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, और फोर्थ है समस्या समाधान। तो जो व्याख्यान मतलब जो लेक्चर्स हैं ये गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि अगर लेक्चर ही देते रहेंगे, बच्चों को बाहरी जीवन से ना जोड़ें, अगर लेक्चर ही देते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे इससे, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे वो, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है एक, ठीक है ना। पेडागोजी में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स जैसे कि बाहरी जीवन से उनको जोड़ना है, दैनिक जीवन, अवसर, है ना, समस्या समाधान होने चाहिए उनके, उचित वातावरण उनको मिलनी चाहिए। और नेगेटिव वर्ड्स देखें तो जैसे जेंडर बायस्ड आ जाए कहीं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। समरण, उनको मतलब मेमोराइजेशन करवाना, व्याख्या, परिभाषा आ जाए कहीं, तकनीकी आ जाए कहीं, टेक्निकल, ये अगर वर्ड्स आते हैं। और केवल कहीं अगर केवल आए तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ जो व्याख्या है ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो हमें यही बताना था कि इन चारों में से 3 को छोड़ के जो एक है वो इसका राइट ऑप्शन आएगा। तो वो हमारा कौन सा है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करते हुए, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। अगर हम लेक्चर देते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो पर्यावरण की विधियां भी बता रखी हैं यहाँ, उनको ईवीएस को पढ़ाने की विधियां अलग अलग। प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्व करना है ना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। इसमें आसपास की चीजें देखना, उनका विश्लेषण करना और अपने अनुभव से चीजें सीखना। बच्चे इसमें ऑब्जर्व करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चे खुद ऑब्जर्व करते हैं या अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। और फिर है नेक्स्ट खेल विधि, इसमें खेल द्वारा बच्चे सीखते हैं। खेल खेल में अगर बच्चे खेलते हैं उसमें कुछ नया सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। फिर थर्ड है खोज विधि, इसमें बच्चा कुछ नया सीखता है, अपने आप कोई खोज करता है। ठीक है, तो ये कुछ विधियां थी ईवीएस को पढ़ाने की। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें से हमें नेगेटिव वर्ड देखना है, कौन सा है नहीं करना चाहिए पूछा है ना, तो हमें नेगेटिव वर्ड चूज करना है इसमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। सेकंड है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। थर्ड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और फोर्थ है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ देखें, जैसे अगर हम देखें तुलना करना, तुलना मतलब अगर किसी और पर्सन से तुलना की जाती है वो गलत है, लेकिन बच्चे का एक विद्यार्थी है उसका खुद के साथ ही तुलना कर रहे हैं यहाँ, तो है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम देखें, देखो केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, एक ही बच्चा है मान लो, एक ही अगर ले तो उसका उल्लेख करें, तो अलग अलग बच्चे हैं उनका सबका उल्लेख करें। सेकंड है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ उसका जो विद्यार्थी है उसका खुद के साथ ही कर रहे हैं, जो पहले के आकलन है उनके साथ तुलना कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरे वजह से लड़के लड़कियों का कंपैरिजन करें, हम एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करें, वो गलत हो जाएगा। थर्ड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और फोर्थ है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत हो जाएगा, है ना, कुछ ही पक्षों पर नहीं, हमें सारे पक्षों को ध्यान में लेकर चलना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जब हम बच्चों के ग्रुप बना देते हैं समूह में, तो उसका क्या मतलब है। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वर्कलोड मतलब टीचर्स अपना खुद का वर्कलोड कम कर रहा है तो ये तो गलत हो गया ना, हमें छात्रों के हित में देखना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, यहाँ देखो लड़कों गर्ल्स और बॉयज को दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जेंडर बाइज्ड हो गया, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यहाँ भी बच्चों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये ठीक है ना। हमें समूह में सीखने का मतलब देखना था, क्या उद्देश्य है इसका, तो यही ऑप्शन जो 4th ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छे पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती, मतलब हमें जो नेगेटिव वर्ड है वो चूज करना है, जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वो चूज करना है ना। नहीं करती पूछा है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन नेगेटिव मिलेगा, वो हमें देखना है। फर्स्ट है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। सेकेंड है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और फोर्थ है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये देखो यहाँ ये नेगेटिव वर्ड हो गया, हमें परिभाषा, शब्दावली, परिभाषाओं, ये नेगेटिव वर्ड है ना, उन बच्चों को याद करवाना, परिभाषा, जो व्याख्या, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो इन पे हमें जोर नहीं देना। तो ये जो 4th ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, बच्चों को भय से मुक्त करना, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। तो ये गलत हो जाएगा, जहाँ परिभाषा, ये शब्दावली, ये जहाँ वर्ड आते हैं नेगेटिव वर्ड है, तो हमें नेगेटिव वर्ड को चूज करना था, ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव है 4th, तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ये कह रखा है कि जो ईवीएस की बुक है उसमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए, वो हमें देखना है, इसमें कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, नहीं कठिन नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। सेकंड है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए।
थर्ड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, और फोर्थ है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो देखो कौन सा मिला, यहाँ तो प्री भाषा, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ कठिन हो गया, कठिन नहीं होनी चाहिए। थर्ड है मैंने बताया था टेक्निक, जहाँ वर्ड आता है टेक्निकल, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन बच गया, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, उनकी जो डेली लाइफ की प्रतिदिन की जो भाषा है उससे जोड़कर हमें पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें बता रखा है, इनमें वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करना चाहिए। बुक का कंटेंट बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए, उनके लेवल का होना चाहिए। जो बुक का कंटेंट है यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती हो। तो ये सारी ही होनी चाहिए ईवीएस की बुक में, ये विशेषताएं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2-3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और फोर्थ है समावेशी शिक्षा। देखो समावेशी शिक्षा क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा होती है जहाँ हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हों, किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, कैसा भी बच्चा हो, अंधा हो, मतलब सारे बच्चे उसी में वहाँ एक ही स्कूल में पढ़ते हो, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या कहा है, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। सारे बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं वो भी, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी, सारे बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो समावेशी शिक्षा होगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ही सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हों, हर तरह के बच्चे उसी स्कूल में एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? हमें ये देखना है कि ये जो इन्वायरमेंटल साइंस की जो कक्षा है उसमें से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो फर्स्ट है श्यामपट्ट का प्रयोग, जो बोर्ड है उसका प्रयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो इसमें ये सारे ही जो ईवीएस की कक्षा है उसमें सारे ये गतिविधि होती हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, चित्र पढ़ना, पिक्चर रीडिंग, थर्ड है फील्ड भ्रमण, और फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्रियाकलाप दे रखे हैं। कहानी और कविताएं होनी चाहिए, खेलों का आयोजन होना चाहिए। जो ईवीएस की कक्षा है उसमें ये गतिविधियां होनी चाहिए, कहानी और कविताएं, खेलों का आयोजन, प्रतियोगिता और वाद विवाद का आयोजन करवाना, क्योंकि यहाँ से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ईवीएस के लिए सत्य नहीं है, ईवीएस के संबंध में सत्य नहीं है, वो हमें दिखाना है। फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो यहाँ अगर हम नेगेटिव वर्ड देखें, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है ना, तो नेगेटिव वर्ड देखना पड़ेगा। तो नेगेटिव वर्ड अगर हम देखें तो देखो परिभाषाओं, ये नेगेटिव वर्ड हो गया है ना, हमें इन पर बल नहीं देना, परिभाषाओं पर, ठीक है ना, उनको बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बाकी और जो ऑप्शन है वो ठीक है ये सारे। तो ये सत्य नहीं है, इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्य नहीं है पूछा था, जो इनकरेक्ट है वो पूछा था। ये बाकी सारे ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? जो मैपिंग है उसको सिखाने से बच्चों के किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? फर्स्ट है गणनाएं और अनुमान, सेकेंड है माप के अनुसार चित्रण करना, थर्ड है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, और फोर्थ है साफ सुथरा रेखांकन। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो मैपिंग से बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होगी। जो पोजीशन है, सही पोजीशन, और जो दिशा है उसकी जानकारी होगी, है ना बच्चों को। जैसे हम कहें कि जो हमारा मानचित्र होता है उसमें जो गुजरात है वो मध्य प्रदेश से किस साइड में है ऐसे पूछें, हरियाणा पंजाब से किस साइड में है, किस दिशा में है ना, तो उनको जो मैपिंग से पोजीशन, जो स्थिति है और दिशा, इसकी जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छेदत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो पॉजिटिव वर्ड है वो हमें चूज करना है। देखो जो पॉजिटिव आंसर होगा वो हमें देखना है, इसमें मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन का। तो फर्स्ट है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, सेकंड है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना,
थर्ड है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और फोर्थ है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें क्या मिला, अवसर, है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है अवसर। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। फर्स्ट है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सेकंड है चिंतन और विस्मय के शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, थर्ड है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, और फोर्थ है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। किस लिए, फर्स्ट देखो अगर हम देखें तो इसमें व्याख्या है, नेगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। सेकंड है अवसर, है ना, इसमें अवसर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, तकनीकी शब्दावली, वही टेक्निकल आ गया, ये गलत हो जाएगा। परिभाषाएं हैं, गलत हो जाएगा। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, अवसर मिल रहे हैं ना बच्चों को, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। नहीं करती मतलब हमें नेगेटिव वर्ड देखना है, इसमें से कौन सा है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, पर्याप्त मिल रहा है, मतलब ये तो पॉजिटिव है ना। सेकंड है बच्चे कम गलतियां करें। थर्ड है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिल रहा है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ देखिए बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, अगर बच्चे अपने आप से प्रश्न पूछें वो ज़्यादा सीखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें बच्चे कम गलतियां करें, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। इंसान जितनी गलतियों से ही तो सीखता है ना, जितनी ज़्यादा वो गलतियां करेंगे उतनी वो ज़्यादा सीखते हैं। ज़्यादा गलतियां भी नहीं करनी, लेकिन बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये सारे ही पॉजिटिव हैं, तो हमें नेगेटिव को ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो हमने एनसीएफ के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले, क्या क्या उसकी विशेषताएं, उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो उसमें से हम देखते हैं नहीं करती, मतलब जो नेगेटिव बात होगी वो हमें सिलेक्ट करनी है, इसमें से वो चूज करनी है। फर्स्ट है विषयानुसार उपागम, सेकंड है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, थर्ड है हस्तप्रक क्रियाकलाप, और फोर्थ है तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्म्स, है ना। तो हमें नेगेटिव वर्ड से ढूंढना था, तो वो कौन सा हुआ, फोर्थ। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हमें ध्यान रखने होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। एक दिन हम वीडियो भी लेके आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की, फिर पेडागोजी में हमारे यही क्वेश्चन आते हैं सारे, उन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नहीं है मतलब हमें नेगेटिव देखना है, कौन सा है। फर्स्ट है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और फोर्थ है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो नेगेटिव कौन सा हुआ यहाँ, अगर हम देखें तो परिभाषाएं आ गया, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी सारे ही ठीक है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, उनकी जो जिज्ञासा है उनको शांत करना। नेक्स्ट है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। थर्ड है बच्चों को अपने आप कार्य करने देना, उसके अवसर देना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव है वो कौन सा हुआ, यहाँ परिभाषाएं हम देख रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, मतलब जो बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, उसके लिए वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है निर्धारण मापनियां, रेटिंग स्केल कहते हैं, दत्त कार्य। थर्ड है कागज पेंसिल परीक्षण, और फोर्थ है मौखिक परीक्षण, मौखिक पर्सन। जो समूह में बच्चे कार्य करते हैं उनका आकलन करने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। समूह में बच्चे जब कार्य करते हैं तो उनका आकलन करने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। रेटिंग स्केल हमारा स्केल के जैसा है, जैसे हम यहाँ ये हमारे जो बच्चे बिल्कुल बैड कंडीशन है, जिनकी एवरेज कंडीशन है वो हो गए, और जिनकी गुड कंडीशन है वो हो गए, यहाँ इनको हम नाम देते हैं 0, 1, 2 ऐसे। तो इस रेटिंग स्केल से बच्चों का आकलन किया जाता है। जो बच्चे समूह में काम करते हैं ना उनका आकलन किससे किया जाता है, निर्धारण मापियां या फिर रेटिंग स्केल कहते हैं, इससे किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी।
फर्स्ट है उपयुक्त विषय एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। सेकंड है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। देखो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, दैनिक जीवन। थर्ड है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। और फोर्थ है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, जल अभाव के लिए बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकेगी, ये हमें बताना था कि जल अभाव, जो जल का अभाव है उसके लिए बच्चों के अलग अलग विचार कैसे होंगे। तो इससे किस ऑप्शन से हमें ज़्यादा पता चलेगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसका सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। जो एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो अपनी कक्षा में पहले क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, ये हमें पता लगाना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है कि वो प्रश्न पूछने का उनका कारण क्या है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ये तो नेगेटिव हो गया, अगर उनका चिंतन हम सीमित कर देंगे, अगर बच्चों को मतलब आगे कुछ प्रश्न पूछे ना, सीमित करना मतलब कि बच्चों को पहले से ही डरा दिया जाए कि उन्हें कुछ नहीं आता, फिर उनका जो आगे वो सोचने की शक्ति है वो नहीं बताएंगे। अगर मान लो और कोई क्वेश्चन फिर वो पढ़ाएगी, तब और कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे पहले से ही डर जाएंगे, तो सीमित हो गया। सेकंड है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। थर्ड है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और फोर्थ है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो हमें नेगेटिव बताना था ना, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, तो नेगेटिव बताना था हमें। तो कौन सा हुआ, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ये गलत हुआ, क्योंकि टीचर का ये उद्देश्य थोड़ी ना था कि वो प्रश्न इसलिए पूछे ताकि बच्चे आगे बता ही ना सकें और पहले से वो डर जाएं कि उन्हें कुछ नहीं आता, कभी टीचर डांट दे उनको। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 20th क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि। फर्स्ट है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। समूह बनाना है टीचर को बच्चों का, तो उसको क्या करना चाहिए, समूह किस तरीके से बनाना चाहिए बच्चों का। सेकंड है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। गलत हो गया, जेंडर बाइस आ गया, हमें सबको एक साथ लेके चलना है, एक जैसा लेके चलना है हमें। थर्ड है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और फोर्थ है केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हैं। ये भी गलत है, 2 समूह बनेंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर ज़्यादा वहाँ डिस्टर्बेंस होगी। तो जो राइट ऑप्शन है वो इसका कौन सा हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ठीक है। तो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनको ईवीएस पढ़ाने के लिए कहानियों और कविताओं का उपयोग किया जाता है। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी और कविताओं का जो प्रयोग करते हैं हम, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। सेकंड है पाठों को आनंददायक बनाना। थर्ड है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। और फोर्थ है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, मतलब कि बच्चों को उचित वातावरण देना, उसी वातावरण में वो ढल जाए, है ना। जैसे हम कोई लेसन उनको पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उनको उसी के बारे में कोई कहानी सुनाएं या कविता बताएं तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी जो पॉइंट आता है उसमें जो बात आती है उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कविता या कहानी सुनाएं तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। उसी तरह का हम माहौल बनाएं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है वैसे तो पाठों को आनंददायक बनाना, लेकिन ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह का माहौल बनाए तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे फिर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। हमें नेगेटिव चूज करना है, नहीं होना चाहिए पूछा है। फर्स्ट है प्रश्न पूछना, सेकंड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड है सहभागिता और फोर्थ है याद करना। तो देखो प्रश्न पूछना ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतनी ही उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, है ना, उत्सुकता जिज्ञासा बढ़ेगी। नेक्स्ट है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड है सहभागिता और फोर्थ है याद करना। ये नेगेटिव है, याद करना, है ना, मेमोराइजेशन। तो ये गलत हो गया। हमें क्या बताना था, कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही नहीं होना चाहिए, याद करना। बच्चों को हमें मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है,
वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? फर्स्ट है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सेकंड है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। थर्ड है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। और फोर्थ है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो जो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो। ठीक है, तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो हमें किसी एक को छोड़कर सारे वांछनीय अभ्यास दे रखे हैं, तो हमें उसी ऑप्शन को टिक करना है कि किसको छोड़कर सारे ठीक हैं, है ना। तो फर्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए समता संवर्धन करने। सेकंड है बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने। थर्ड है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और फोर्थ है पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो अगर हम यहाँ देखें, जो थर्ड ऑप्शन है वहां देखो, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। किसके स्थान पर? वास्तविक अवलोकन, मतलब बच्चों को बाहरी जीवन से नहीं जोड़ना। जो वास्तव प्रक्रिया है, जो बाहरी जीवन है, दैनिक जीवन है, उसको छोड़कर हमें क्या करना है, पाठ्यपुस्तक, बस उसी ज्ञान से हमें जोड़े रखना है। तो ये गलत हो गया। हमने तो देखा था जो ईवीएस में है, बच्चों को उनके बाहरी जीवन, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, उनको अलग अलग अवसर देने चाहिए, है ना। तो इसने क्या पूछा था, किसी एक को छोड़कर सारे ठीक हैं, तो उस एक को ही हमें चूज करना था। तो यही ऑप्शन आएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हमें वास्तविक अवलोकन ही तो देखना होता है, वही तो करवाना होता है बच्चों को, है ना। उनको अलग अलग अवसर देने होते हैं, उनको बाहरी जीवन से, स्कूली प्रक्रिया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक है, उसके बाहर के जीवन से हमें जोड़ना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है बाहर के जीवन से जोड़ के। तो इसमें तो उल्टा कह रखा है, उसको छोड़कर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को ही देना है बस। तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कोमल कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें फर्स्ट है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। देखो यहाँ जो व्याख्या है ये हम नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, बच्चे खुद अपने आप से व्याख्या करेंगे ना, बच्चे करेंगे। टीचर व्याख्या नहीं कर रहा, टीचर लेक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि अगर टीचर लेक्चर देता है, व्याख्या करता है, तो बच्चे बोर हो जाएंगे। हमें उनको उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे खुद पहले अवलोकन करेंगे, पहले खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद देखेंगे, फिर उसके बारे में खुद बताएंगे। तो यहाँ जो ये व्याख्या है ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। थर्ड है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। और फोर्थ है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, बच्चे इसमें खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर खुद अपने आप उसके बारे में बताएंगे, है ना। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, पोषण के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें बच्चे खुद से ऑब्जर्व करेंगे, खुद ऑब्जर्व करके उसके बारे में देख के और फिर बताएंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो इसमें बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे ईवीएस पेडागोजी के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।